हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी बायो में। आरआरबी बायो में आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम, जिसको आप तंत्रिका तंत्र बोलते हो। इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति, मेरु रज्जु को आप क्या बोलते हो? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो। तो कौन सी संख्या है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एडजस्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है संख्या 2, संख्या फर्स्ट, संख्या थर्ड या फिर संख्या फोर्थ। कहाँ पर? ये आपको पता है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। स्कल प्रेजेंट होती है बाहर से, है ना। ये स्कल प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ऊपर वाला पार्ट स्कल होता है और यहाँ पर ये जो चौथा वाला पार्ट होता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इससे अटैच होता है। क्या अटैच होता है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरु रज्जु बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। संख्या 4 से क्या होता है? मेरु रज्जु अटैच होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घ्राणग्राही की अनुभूति में सहायक होते हैं। किसकी अनुभूति में ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ध्वनि के लिए, स्पर्श के लिए, स्वाद के लिए या फिर गंध के लिए? ध्वनि जो साउंड होती है उसके फ्रैक्शन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पर्श के लिए जो टच होता है उसके लिए, स्वाद के लिए या फिर गंध के लिए? तो ध्यान रखेंगे ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं गंध की अनुभूति के लिए, ठीक है। और ये हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं। नोज में जो न्यूरॉन्स होते हैं, नोज से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो इस पार्ट का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। या इसको एक तरह से कह सकते हो कि नोज में जो आपका गंध आती है वो मस्तिष्क में इन घ्राण ग्रंथियों द्वारा, इन न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी के लिए, वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है या फिर अग्र मस्तिष्क है? वोमिटिंग के लिए कौन सा भाग नियंत्रित करता है ह्यूमन ब्रेन में? वोमिटिंग का अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो इसमें ध्यान रखेंगे ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो अग्र मस्तिष्क होता है हमारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर लेंस? किसकी वजह से? जो आपने देखा है ना, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की नीली होती हैं, है ना। यही तीन ज्यादातर होते हैं। तो आपको बताना है कि किसकी वजह से ये कलर सीक्वेंस देखने को मिलता है। ये होता है आइरिस की वजह से। आइरिस क्या है? जो बीच का आपका जो बीच वाला पार्ट है, जो ब्लू कलर का होता है, किसी का भूरे कलर का होता है, मैक्सिमम भूरे कलर का होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, कुछ में ब्लू कलर का भी होता है। जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें आपने देखी होंगी तो उसकी ब्लू कलर की आंखें है ना। तो वो किसके कलर की वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? ये आइरिस की वजह से होता है। आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है जो नेत्रों को रंग द्रव्य देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। ये किसका पार्ट है? किसका? वृक्क कोशिका है, पेशी कोशिका है, अस्थि कोशिका है या फिर तंत्रिका कोशिका है? ये है एक तंत्रिका कोशिका। आपको पता है ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये एक तंत्रिका कोशिका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले के कारण होती है। विष उत्पन्न करने के कारण किसकी वजह से होती है टिटनेस? परजीव की वजह से, जीवाणुओं की वजह से, कवकों की वजह से या फिर परजीवियों की वजह से? टिटनेस किसकी वजह से होने वाला रोग है? चलो, टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो क्या है? विष उत्पन्न, टॉक्सिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जीवाणुओं की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। ध्यान रखेंगे टिटनेस किसकी वजह से होता है? तो ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक इससे मांसपेशियों में विशेष रूप से जबड़े और गर्दन में संकुचन होता है। टिटनेस
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिया जीवाणु के कारण होता है। ये शरीर के बाहर भी रह सकते हैं और वातावरण से दूर तक फैले रहते हैं। इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद टिटनेस बैक्टीरिया दोगुना हो जाते हैं, ठीक है, तथा टिटेनोस्पेनिस नामक विष पैदा करते हैं। इस प्रकार के जहर को न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है, जो पूरे शरीर में फैल जाता है और जिससे टिटनेस के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये किससे होने वाला रोग है, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है। एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक, या फिर मस्तिष्क से मेरु रज्जु तक। ये सिनेप्स क्या है, सिनेप्स से कौन सी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरे जगह गुजरती हैं। अंतर ग्रंथन कहा जाता है इसको, सिनेप्स। चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। अंतर ग्रंथन कोशिकाओं के बीच कनेक्शन का कार्य करता है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने का काम करता है। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो यूनिट होती है, ये सीधे सीधे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो न्यूरॉन होती है। जैसे आपने अभी लास्ट सेशन में पढ़ा था, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके नेफ्रॉन होते हैं वो किसकी यूनिट होती है, वो किडनी की यूनिट होती है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होते हैं। वैसे ही न्यूरॉन किसका यूनिट है, तो वो यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन ब्रीदिंग जिसको कहेंगे, लार श्रावण, सलाइवेशन एंड क्रमानुकुंचन, पेरिस्टालसिस जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, मेरु शीर्ष के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा, प्रमस्तिष्क के द्वारा, या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा। ब्रीदिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स, ये सारे के सारे किसकी वजह से ये नियंत्रित होते हैं, कौन इनको कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये काम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का, जिसको मेरु शीर्ष कहा जाता है। इसका क्या, इसको हिंदी में इसका इंग्लिश नाम क्या है, इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा आपने पढ़ा है। ये कौन सा पार्ट होता है, मस्तिष्क का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, मेरु शीर्ष बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो ब्रीदिंग हो गई, सलाइवेशन हो गई, जो लार बनती है, और जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो इसी के लिए, वो सारे के सारे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, सेल बॉडी में, तंत्रिका समाप्ति में, डेट्राइट में, या फिर एक्सिन पार्ट में। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, बताएंगे किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो ये डेंड्राइन पार्ट होता है जिसमें ये सूचनाओं को क्या करता है, प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, कंडरा है, उपास्थि है, पेशी है, या फिर अस्थिबंध है। किसको बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बोन टू बोन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट करती हैं, तो इनको बोलते हैं अस्थिबंध। अच्छा इनका इंग्लिश नाम बताओ, चलो फटाफट से बताना है आपको, अस्थिबंध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, रेटिना है, परितारिका है, कार्निया है, या फिर पुतली है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, कौन सा भाग है जो क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, तो ये काम होता है कॉर्निया का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, और आपको पता है जब आईज डोनेट की जाती हैं, जब आंखें दान में दी जाती हैं, तो ये कॉर्निया वाला भाग ही होता है जो दान में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है, तो ये है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज द यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम। अब इसमें आप स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट दोनों होती हैं। न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कोशिका, काय, तंत्रिकाक्ष, शाखिका या फिर शंकु। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? शंकु न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, शंकु न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बाकी ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉन्स मानव में किस अंग का भाग है? ये पॉन्स किसका पार्ट है? गुर्दा का, अधिवृक्क ग्रंथि का, मस्तिष्क का कि हृदय का? तो ये पार्ट होता है किसका? ये मस्तिष्क का, ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? पुतली, कर्णवृत्त, कार्निया या फिर पक्षमाभि मांसपेशियां। इनमें से कौन सा एक ह्यूमन आईज में नहीं देखने को मिलता है? तो ये पक्षमाभि मांसपेशियां, इसमें जिनको कोब्लियोल कहा जाता है, कोक्लियाल कहा जाता है, ये मानव कान का हिस्सा होता है। ये किस में देख, पक्षमाभि मांसपेशियां ये कहाँ पर होती हैं? ईयर में होती हैं। ठीक है, ह्यूमन ईयर में, हमारे कान में होती है, ना कि आंख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? फर्स्ट ऑप्शन मांसपेशियां, बी ऑप्शन रिब केज, सी ऑप्शन हृदय या फिर मेरुरज्जु। चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है? तो ये काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, ये काम किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है, मेरुरज्जु बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स की जो शाखा जैसी संरचना है उसको क्या कहते हैं? एंड बल्ब बोलते हैं, अक्ष तंतु बोलते हैं, शाखिका कहते हैं या फिर कोशिका कहते हैं? चलिए, न्यूरॉन्स की जो शाखा जैसी संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ध्यान रखेंगे, उसको शाखिका कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती हैं? स्पाइनल नर्व्स आपको बतानी है, 21 जोड़ी होती हैं, 30 जोड़ी होती हैं, 33 जोड़ी होती हैं या फिर 32 जोड़ी होती हैं? ह्यूमन बॉडी में कितनी स्पाइनल नर्व देखने को मिलती हैं? ये बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे, ये होती है 31 जोड़ी, 31st हो जाएगा, 31st पेयर में होता है, 31st पेयर होती हैं, 31 जोड़ी में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? जो आपका श्वसन की प्रक्रिया है उसको कौन सा पार्ट है जो नियंत्रित करता है? फर्स्ट ऑप्शन मस्तिष्क का मध्य भाग, बी ऑप्शन मस्तिष्क का अगला भाग, सी ऑप्शन मज्जा या फिर अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? चलिए बताएंगे, तो इसमें ध्यान रखेंगे मेडुला वाला पार्ट है, जो मज्जा वाला पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर, ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉर्निया कहते हैं, बी ऑप्शन पुतली कहते हैं, सी ऑप्शन लेंस कहते हैं या फिर आइरिस कहते हैं? चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? चलिए क्या कहते हैं उसको? तो इसको कहते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको लेंस कहा जाता है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कौन काम करता है? ये लेंस का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? माइलिन कृत एक्सॉन में, ऑस्टियोब्लास्टस में, ग्रंथि कोशिकाओं में या फिर कॉन्ड्रोब्लास्टस में? कहां पर रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं?
तो ये ध्यान रखेंगे, ये श्वान कोशिकाओं में होते हैं और ये माइलिन कृति एक्सॉन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, वो वहां पर संग्रहित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अनुमस्तिष्क, बी ऑप्शन सेरिबेलम, सी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क। चलिए, आपके थॉट जो आते हैं, थॉट प्रोसेस को क्या करते हैं, उनको एक जगह स्थिर करके रखने का काम किसका होता है? तो ये काम होता है अग्र मस्तिष्क का। ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। किसका काम होता है? ये काम होता है अग्र मस्तिष्क का। ह्यूमन ब्रेन में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं, विचारों का जो संग्रह होता है, वो अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग है मेडुला, अग्र मस्तिष्क, मेरु रज्जा या फिर मध्य मस्तिष्क। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो अभी हमने देखा कि जो भी है, चाहे चेतना, जो आपका कॉन्शियस चीजें हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह, ये सारे के सारे लिखने, पढ़ने, बोलने, सोचने, समझने की जो भी क्षमताएं हैं, ये सारी की सारी अग्र मस्तिष्क, जिसको क्या कहा जाता है, फोर ब्रेन कहते हैं, इसको फोर ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अग्र मस्तिष्क जो भी आपके लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने की क्षमता है, वो सारी की सारी किस में नियंत्रित होती है? कहाँ से, एक तरह से कहाँ से कंट्रोल होती है? वो आपके फोर ब्रेन से कंट्रोल होती है। ऑप्शन ए हो, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर की थर्मोस्टेट, तापमापी, निहित होती है? पीनियल ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में या फिर हाइपोथैलेमस में? चलो फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। इनमें से किस में आपकी जो मानव शरीर की थर्मोस्टेट है, आपको पता है मानव शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का एक एवरेज टेम्परेचर होता है नॉर्मल। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हाइपोफोसिस कहा जाता है, के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना भी है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में ये एक बादाम के आकार की ग्रंथि होती है, जैसे बादाम होता है ना, ये ऐसे बादाम के आकार की ग्रंथि होती है, ऐसे ये बादाम होता है, इस टाइप का ना, बादाम भी नहीं बन रहा हमसे, ये ऐसा होता है बादाम ना, ऐसा थोड़ा सा ऐसा होता है बादाम। तो ये इस आकार की ग्रंथि होती है और इसका काम होता है कि जो बॉडी में, आपके जो बॉडी में क्या है, जो भी टेम्परेचर रिलेटेड चीजें हैं, आपके थर्मोस्टेट को बैलेंस करने का काम यही बादाम वाली ग्रंथि करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूत्र युग्मन और दृश्याम किससे संबंधित है? वल्कुट उपकला, दृष्टिपटल या फिर स्नायु कोशिका, ये किससे संबंधित है? तो ये सारे के सारे नर्व सेल और न्यूरॉन से संबंधित हैं, जिनको स्नायु कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, ऐच्छिक का मतलब होता है आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। जैसे आप हाथ हिला रहे हो, ये हमारी इच्छा है, हम करेंगे। आपको पढ़ना है, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको सोना है, ये आपकी इच्छा है। बाकी कौन सा ऐसा काम है जो ऐच्छिक में नहीं आएगा? अनैच्छिक में आएगा। अनैच्छिक मतलब होता है इनवॉलेंट्री, वहां पे आपका कंट्रोल नहीं चलता है ना। कुर्सी का घूमना, बिल्कुल, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना, ये सारे के सारे कुर्सी का घूमना। भाई हम बैठे हैं चेयर पे और चेयर हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना,
ये अगर हमको डांट दिया जाता है, जैसे घर पे कई बार होता है कि आप चेयर पे बैठे हो तो क्या करते रहते हो, हिलते रहते हो, फिर मम्मी डांटेंगी कि अरे शांति से बैठो, एक जगह बैठा नहीं जाता है क्या तुमसे। तो उसके बाद क्या करोगे, आप उसको कंट्रोल कर लोगे, ये आपके बस में है ना, ये आपके अनुसार चलेगा। हृदय का धड़कना क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि भैया एक काम करो, आज 5 घंटे हृदय धड़क लो और कल 2 मिनट 4 मिनट बंद रहना, ऐसा नहीं होता। ये वॉलंटरी एक्शंस में नहीं आता है। वॉलंटरी एक्शंस का मतलब होता है कि जो आपकी इच्छाओं के आधार पर चले, है ना, आपके अनुसार चले। आप बॉस हो और आपने कहा तो तभी होगा। आपने बोला ये पेन उठाओ हाथ को, ठीक है ये पेन उठा रहा है, आपने कहा रख दो, रख दिया, तो ये हमारी इच्छा से हो रहा है। हमने बोला हाथ मूव करना है इधर, हो रहा है, इधर मूव करना है, हो रहा है, हम इसके बॉस हैं। लेकिन कुछ बॉस सीधा मस्तिष्क को होता है, मस्तिष्क सीधे कुछ चीजों को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, है ना। तो ये नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये सीधे ब्रेन के कंट्रोल में होता है और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस में आता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं, पहले बंद करना, बाद में बंद करना, ये सारा का सारा आपका काम है। किसी वस्तु पर बात करना है, नहीं करना है, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी आपको पता है वॉलेंट्री एक्शंस में जैसे बोलना, वस्तु लेना, चलना, मुट्ठी को बंद करना, कुर्सी को चलाना, लिखना, ये सारी की सारी स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो कि हमारी इच्छा एवं सोच द्वारा नियंत्रित होती हैं। और ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं वो स्वतः ही होती हैं, जैसे कि हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना, है ना, जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी अनैच्छिक क्रियाओं में। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि ऐसा है, अब ये मत कहिएगा कि हम भोजन देंगे ही नहीं ना, डाइजेस्टिव ट्रैक को भोजन देंगे ही नहीं, कैसे वो डाइजेस्टिव ट्रैक काम करेगा, ये मत करिएगा, तो वो चीज अलग हो जाती है। आप सीधा सीधा कहिए कि ऐसी चीजें जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं खासकर, वो अपने आप काम कर रहे होते हैं। हृदय आपका वैसे काम कर रहा होता है, लिवर आपका काम कर रहा होता है। लिवर को ये नहीं कह सकते कि भैया आज एक काम करो, आज तुम रेस्ट कर लो, आज अमोनिया को तुम कन्वर्ट मत करो उसमें यूरिया में, है ना। या फिर आप किडनी को नहीं कह सकते हो कि किडनी भैया एक काम करो, तुम रोज काम करते हो, आज आराम कर लो, वो आराम कर लेगा तो आप आराम में चले जाओगे। हार्ट को आप नहीं कह सकते हो कि भैया तुम रोज इतना काम करते हो। हम क्या करते हैं, हम लोग थक जाते हैं, जैसे अभी कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोगों को थकान लग रही है तो कह रहे हैं कि मैम बहुत हो गया आज की क्लास, अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने, अब हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है ना। तो ये आपके बस में है, लेकिन आप अपने हृदय को नहीं कह सकते हो कि भैया बहुत आपने धड़क लिया, अब एक दिन के लिए रेस्ट कर लीजिए। अगर वो रेस्ट करने लग जाएगा तो आप रेस्ट पे चले जाओगे, है ना, आपका रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चलिए खैर, वो ना हो तो अच्छा है। आपका हृदय का धड़कना क्या है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस में आता है, अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जो स्वतः ही चलती हैं। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो ये आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। देखिए आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। ईसीजी का प्रयोग किसमें होता है, पेट के लिए, गुर्दा के लिए, मस्तिष्क के लिए या फिर हृदय के लिए। चलो बताएंगे किसके लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बताइए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है हृदय के लिए, ठीक है। हृदय के लिए ईसीजी यूज होता है, ईसीजी यूज होता है, और मस्तिष्क के लिए ईईजी यूज होता है ना। इसका फुल फॉर्म बताना चला। चलिए ईसीजी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का हो गया, अब ईईजी का आपको बताना है। ईईजी ये मस्तिष्क के लिए होता है, इसके लिए बताइएगा, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है, ये है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हृदय के लिए, हृदय की गतिविधियों को दिखाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईसीजी में शरीर के किस अंग की जांच की जाती है,
हृदय की जांच की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। इससे जो हृदय संबंधी रोग हैं उसका पता लगाया जाता है। आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मेडुला के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, पॉन्स के द्वारा या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं जिनको आप इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हो वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? चलिए, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसके लिए फटाफट से बताएंगे, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मध्य मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है या फिर मेरुरज्जु होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये होता है अनुमस्तिष्क। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में ताप नियंत्रण, थर्मो रेगुलेशन को कौन नियंत्रित करता है? ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का आकार कैसा होता है? बादाम के आकार की होती है, ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस या फिर मिड ब्रेन? किसका पार्ट होता है? बुद्धि, जो आपकी क्या है, इंटेलिजेंस है, जो आपकी क्षमता है, मेमोरी है, और भावनाओं का जो इमोशनल चीजें होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? चलिए बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। तो आपको पता है ये सारी की सारी चीजें होती हैं अग्र मस्तिष्क के द्वारा, और इसमें भी सेरिब्रम वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है, जो कि आपकी इंटेलिजेंस के लिए, स्मृति के लिए और भावनाओं का केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना या फिर चोट से आंख की सुरक्षा करना? हमारे आंखों में लेंस का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो फोकस दूरी है उसको चेंज करना। ठीक है, आंख की फोकस दूरी को बदलना, ये काम किसका होता है? जो हमारे आंख में लेंस होता है उसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? काचाभ पिंड कहलाता है, अंध क्षेत्र कहलाता है, गर्तिका या फिर कोरोइड कहलाता है? चलो फटाफट से बताएंगे, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है वह क्या कहलाता है? इसको गर्तिका कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या कहलाता है? गर्तिका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? ये कॉर्निया और रेटिना ये ह्यूमन आईज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? प्रकाश के प्रकीर्णन पे, प्रकाश के परिक्षेपण पे, प्रकाश के अपवर्तन पे या फिर प्रकाश के परावर्तन पे? प्रकाश के किस फॉर्म में काम करती है? ह्यूमन आईज किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि, सामंजस्य कहते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं या फिर सुधार कहते हैं? चलिए, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो इसको सामंजस्य कहते हैं। भाई सामंजस्य स्थापित रहेगा आंखों में तो क्या है, आप पास वाली चीजें भी देख पाओगे और दूर वाली चीजें भी देख पाओगे। दो दृष्टि दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर वाली चीजें नहीं दिखाई देती हैं, पास वाली दिखाई देती हैं। ठीक है,
और निकट दृष्टि दोष में निकट वाली चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर वाली दिखाई देती हैं। तो ये दृष्टि दोष होते हैं। अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि जो आंखों का सामंजस्य है वो स्थापित रहे, ताकि क्या हो, ताकि पास वाली और दूर वाली दोनों प्रॉपर चीजें दिखाई दे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कितनी होती है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? न्यूनतम मिनिमम होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ज्यादा मैक्सिमम आप कितना देख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आंखें कितनी तेज हैं, है ना। चलिए 25 सेंटीमीटर मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या फिर दृष्टि पटल विकृति कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है निकट दृष्टि दोष में ऐसा थोड़े है कि निकट वाली चीजें नहीं, ये उल्टा समझिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट वाली चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर वाली दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर वाली चीजें दिखाई देती हैं, पास वाली नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है? साइनस, गठिया, पीलिया या फिर निकट दृष्टि दोष? इसमें ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है। निकट दृष्टि दोष किसकी वजह से होता है, किस में होता है? ये आंख में होता है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 5 मांसपेशियों का, 4 मांसपेशियों का, 6 मांसपेशियों का या फिर 7 मांसपेशियों का? इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कितनी मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम होता है? तो ये 6 मांसपेशियों का काम होता है, जो नेत्र गोलक को क्या करती हैं, अपने जगह पर नियंत्रित करके रखती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के वजन का लगभग 8%, शरीर के कुल वजन का लगभग 12% या फिर शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो ध्यान रखेंगे शरीर के कुल वजन का लगभग क्या होता है, 2% होता है ना। 2% होता है। हम ह्यूमन बॉडी में जितना आपका बॉडी है, एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज आपका जो बॉडी वेट है उस आधार पर अगर देखेंगे तो 2% जो होगा वो क्या है, वो आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो आपका मस्तिष्क है, इसको भार कितना होता है, 1400 ग्राम का होता है। आपका जो ब्रेन है वो कितना होता है, 1400 ग्राम का होता है लगभग, ठीक है। चलिए, तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है और इसका भार अगर देखा जाए तो लगभग 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से 2 गुना होता है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, या फिर रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब अर्ध होता है? कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर ये सत्य है कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है। कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? नॉट पूछा है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग होता है, लगभग 25% होता है, और लास्ट में दिया है इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स होता है। चलिए, ये सेरिबेलम कहलाता है, तो आपको बताना है कि क्या इसके लिए सही है। ये पश्च मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है और लगभग 11% होता है ये, ठीक है। कितना होता है, लगभग 11% होता है, तो छोटा नहीं होता है, काफी बड़ा होता है। ये लगभग कितना होता है, पश्च मस्तिष्क का 11% भाग होता है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? फर्स्ट ऑप्शन 0.1 सेकेंड, फिर सेकेंड ऑप्शन 0.001 सेकेंड, 10 सेकेंड या फिर 0.2 सेकेंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो ये 0.1 सेकेंड तक लगभग बना रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है?
इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? मैंने अपने हाथ को, जैसे आग जल रही है तो आग क्या, छोटा बच्चा आपने देखा होगा उसको तो समझ भी नहीं होती है कि ये आग है या पानी है। अगर वो आग के पास हाथ ले जाता है तो उसको जैसे ही क्या होता है, जैसे ही गर्माहट होती है वैसे ही वो पीछे कर लेता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेरुदंड, ठीक है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो संवेदी सूचनाओं के लिए कौन सा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो मेरुदंड रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है, मुख्य, अनुपयोगी, द्वितीयक या फिर वैकल्पिक? मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है। भैया मस्तिष्क ही तो मेन केंद्र है ना, तो यही तो मेन पार्ट है। यदि मस्तिष्क डेड हो जाएगा तो ह्यूमन फिर या कोई भी इंसान सीधे सीधे जीवित नहीं रह सकता है। यदि आपका ब्रेन ही डेड है तो ब्रेन के अकॉर्डिंग ही तो बाकी बॉडी चल रही है, यदि ब्रेन ही नहीं है तो फिर बाकी बॉडी काम नहीं करेगी। तो मुख्य भाग है बॉडी का। निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन के संबंधित है? रॉड की कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऑप्टिक डिस्क या फिर आइरिस? वर्ण दर्शन से कौन रिलेटेड है? तो इसमें ध्यान रखेंगे शंकु कोशिकाएं वर्ण दर्शन से संबंधित होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? लगभग होता है 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है, लगभग 1200 से 1400 ग्राम होता है ह्यूमन ब्रेन का जो इन जनरल जो वजन होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहा जाता है से संबंधित है याददाश्त व भूख से, सोचने से, सभी अनैच्छिक क्रियाओं से या फिर मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से? तो ये सारी की सारी ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण, कहाँ पर हाथ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है, पेन उठाना है कि नहीं उठाना है, ये सारे के सारे काम होते हैं सेरिबेलम के कंट्रोल में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है कौन? रेटिना, पूरा आई बॉल, लेंस या फिर सीलियरी बॉडी? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जो आंखों के लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होती है सीलियरी बॉडी। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। एपिथेलियल सेल्स होती हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, नर्वस होते हैं या फिर मांसपेशीय ऊतक होते हैं? न्यूरॉन्स किस चीज के बने होते हैं बताइएगा। तो आपको पता है ये नर्वस टिश्यूज होते हैं, है ना, न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन, ओरियन, नाभिक या फिर वियान? इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? बताएंगे फटाफट से। ये हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा डिटेल्स नहीं पूछता आपसे, बस आपको इन जनरल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इन जनरल नाम पता होने चाहिए, वही यहाँ से क्वेश्चन। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युतीय होती है, रासायनिक होती है, भौतिक होती है या फिर विद्युत रासायनिक होती है? तंत्रिका आवेग जिसको नर्व इंपल्सेस कहा जाता है, उसका जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है वो विद्युतीय रासायनिक होती है। रासायनिक कैसे होती है? क्योंकि ये कंट्रोल आपके ब्रेन में जो कंट्रोल होता है वो केमिकल्स के द्वारा भी होता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो पूरी बॉडी को संचालित करते हैं। यदि एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस यदि होता है तो भी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, और यदि आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, रेटिना के द्वारा या फिर श्वेत पटल के द्वारा? तो ये आइरिस जिसको आप पुतली बोलते हो, इसके द्वारा नियंत्रित होता है। पुतली अगर बहुत ज्यादा
पता चले धूप है तो आपकी जो आंख है वो सिकुड़ जाती है ना, बहुत ज्यादा सूरज की तरफ देखोगे तो आंखें छोटी हो जाती है, वो पुतली होती है जो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और अगर यदि रात में आप जा रहे हो तो आंखें आपकी प्रॉपर खुली रहती हैं। तो ये काम होता है कि नेत्र में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश है वो कितनी मात्रा में प्रवेश करेगा, ये पुतली डिसाइड करती है, आपकी आइरिस डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली का एक हिस्सा है, आंख का एक हिस्सा है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मज्जा, मस्तिष्क, पोन्स या फिर अनुमस्तिष्क? कौन रिस्पॉन्सिबल है, चलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को? खांसी आपको आएगी तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना, आपको छींक आएगी तो अब ये ना कहिएगा कि हम कंट्रोल कर लेते हैं, अगर कंट्रोल करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, वो अंदर किसी न किसी सेल को डैमेज कर सकता है। छींक जब आती है तो बहुत क्या है, बहुत उसका एक वेग होता है, आवेग होता है, उसको अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे मुंह दबा लेते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मज्जा का काम होता है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मज्जा रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है डेंड्राइन कहलाता है, सिनेप्स होता है, एक्सॉन होता है या फिर प्रमस्तिष्क मेरु द्रव होता है? न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, इसमें बताएंगे। तो इसमें दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको सिनेप्स कहा जाता है, जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने का काम करवाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? रेनवियर के नोड्स कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका अंत प्लेट कहते हैं, सूत्र युग्मन कहते हैं या फिर अंतराल जोड़ कहते हैं? चलिए बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसको ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन, जिसको आप सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन, जिसको सेल बॉडी कहते हैं, साइटोन से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है, इन शाखाओं को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, संवेदी शाखाएं कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं या फिर दुमिकाएं कहते हैं? क्या कहते हैं, इन न्यूरॉन्स से जो शाखाएं निकली होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन शाखाओं को दुमिकाएं कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क कौन सा एक स्टेटमेंट है जो अनुमस्तिष्क, जिसको आप सेरिबेलम कहते हो, उसके लिए करेक्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है उसको बैलेंस करने का काम करता है। बी ऑप्शन, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन, यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। और डी ऑप्शन, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। चलो फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। अनुमस्तिष्क के बारे में पूछा है, सेरिबेलम के बारे में पूछा है, तो इसमें ध्यान रखेंगे यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यह इनकरेक्ट है। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? तो ये काम होते हैं सेरिबेलम के होते हैं, सॉरी ये काम सेरिबेलम के नहीं होते हैं बल्कि अग्र मस्तिष्क के होते हैं। ये किसके काम होते हैं? ये अग्र मस्तिष्क के काम होते हैं। ठीक है, ये किसके काम होते हैं? अग्र मस्तिष्क, जिसको क्या कहा जाता है? इसको सेरिब्रम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सॉरी अग्र मस्तिष्क वाला भाग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये बोलने, सूंघने, देखने, स्वाद लेने, सुनने और बुद्धिमत्ता जैसी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, यही इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही आपसे पूछा था। बाकी शरीर का संतुलन बनाए रखने में अनुमस्तिष्क सेरिब्रम, सॉरी सेरिबेलम
रिस्पॉन्सिबल होता है? मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, बिल्कुल पश्च मस्तिष्क का। ये किसका पार्ट होता है? तो ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या फिर काल्पनिक और सीधा होता है? चलो बताएंगे। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र शरीर का वह भाग है जो विभिन्न उद्देश्यों के प्रकाश के प्रति क्रिया करता है, और मानव नेत्र में जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। द्वारक का मतलब होता है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, आप समझ लीजिए, है ना। बाहर जो अंदर किसको प्रवेश करना है, कितनी मात्रा में कौन जाएगा, कितने लोग जाएंगे, ये सारा का सारा निर्धारण जो बाहर गेट कीपर खड़े रहते हैं वो करते हैं। तो कौन है गेट कीपर? आपकी आइस में गेट कीपर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है अंध बिंदु, बी ऑप्शन आइरिस, सी ऑप्शन पुतली, या फिर स्क्लेरोटिक कोट होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पुतली है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कितना प्रकाश आपकी आंख में जाएगा, कितना नहीं जाएगा। जब बहुत ज्यादा प्रकाश, भाई जितनी मात्रा में आवश्यकता है आंख को, ये उतना ही प्रकाश अंदर भेजेगी, है ना। आंख को आप सूर्य की दिशा में करेंगे तो वो सीधे प्रकाश आपकी आंख में पड़ता है, पुतली सिकुड़ जाती है। और जब नॉर्मल कंडीशन है तो आपकी आंख खुली रहती है, तो जितनी मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता है आपकी आंख में उतनी ही ये पहुंचाएगी। तो ये गेट कीपर का काम करती है। कौन? आपकी जो आइरिस होती है, सॉरी आपकी जो पुतली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अगेन नॉट पूछा है, प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। एंड डी ऑप्शन दिया है, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसमें बाकी चीजें तो ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यह सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% होता है, और यह अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग से बना होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय नहीं करता है। यही इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछा था आपसे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मेढक का कूदना, बी ऑप्शन पेट में भोजन की गति, सी ऑप्शन हृदय का धड़कना, या फिर हाथ से लिखना। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। चलो बताएंगे स्वैच्छिक क्रियाएं इनमें से कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन मेढक का कूदना, फ्रॉग का, जो फ्रॉग जा रहा है, बैठा है, वो उसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। उसका मन होगा तो वो जाएगा, नहीं मन है तो वो बैठेगा, रेस्ट करेगा, है ना। भोजन, पेट में भोजन की गति, जो पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो क्या आपकी इच्छा से चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है, तो ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री में आएगा। हृदय का धड़कना, जो आपकी हार्ट बीट है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, हृदय की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर वो कंट्रोल करोगे तो क्या होगा? वो अच्छा नहीं है, या फिर अगर वो रुक गई तो फिर क्या होगा? वो खत्म है ना। चलिए अब बाकी हाथ से लिखना भी, ये भी वॉलेंट्री एक्शन में आता है, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया? मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, ये किस में आएगा? आपकी स्वैच्छिक क्रियाओं में आएगा। मेढक का कूदना भाई है, उसकी इच्छा है वो कूदेगा, नहीं इच्छा है वो बैठेगा, रेस्ट करेगा, है ना। आपका मन है तो आप लिखोगे पेन उठा के, नहीं मन है नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इसमें ए और डी क्या है? ये वॉलेंट्री में आती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं में आती हैं, स्वैच्छिक क्रियाएं हैं। बाकी पेट में भोजन की गति का जो मूवमेंट है और हृदय का धड़कना, ये किस में आता है? तो ये अनैच्छिक क्रियाओं में आता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में आएगा।
क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए एंड डी जो ऑप्शन है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिन्ना का बाह्य भाग है, पिन्ना किसका बाह्य भाग है? फर्स्ट ऑप्शन नाक का, उंगलियों का, कान का या फिर आंखें। पिन्ना किसका भाग है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहा जाता है इसको। ये किसका भाग होता है? तो ये जो आपके कान है, ईयर पिन्ना, आपने सुना है ना, ईयर पिन्ना, ये क्या है? ईयर पिन्ना। किसका पार्ट होते हैं? जो आपका ईयर का ये बाहर वाला जो पार्ट है, कान जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यही ईयर पिन्ना है, ईयर का भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का वह कौन सा भाग आसपास की ध्वनि संग्रहण करता है? मानव कान में कौन सा वह पार्ट है जो आसपास इन्वायरमेंटल साउंड को कलेक्ट करके इंटरनल ईयर को पहुंचाने का काम करता है? ईयर पिन्ना है, एल्विल है, सिस्टरप है या फिर हैमर है? चलो बताएंगे क्या होगा। तो ये आपको पता है, ये आपका ईयर पिन्ना होता है। इसका काम क्या होता है? तो जो इन्वायरमेंटल साउंड है उसको कलेक्ट करता है और उसको कलेक्ट करके इंटरनल ईयर तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राड और कून्स कहाँ पाए जाते हैं? दिल में, हार्ट में, फेफड़े में, आंख में या फिर नाक में? भैया ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आईज में देखने को मिलते हैं। क्लियर? आंखों में देखने को मिलते हैं। रॉड और कोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो रॉड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यह छाया अथवा अंधकार में देखने के लिए संवेदी कोशिकाएं हैं, और जो कोन होते हैं ये तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों को विभेद करने के लिए संवेदी कोशिकाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्रदीप्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन सलाका या सलाका के आकार की कोशिकाएं, सी ऑप्शन शंकु के आकार की कोशिकाएं या फिर अंध कोशिकाएं। इनको बोलते हैं शंकु कोशिकाएं, जिनको कौन कहा जाता है। ठीक है, शंकु के आकार की होती हैं, कौन सेल्स कहलाती हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो भी लाइट आ रही है, और लाइट में भी कलर का जो विभेदन होता है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन है, येलो है, ये जो विभेदन होता है वो इन्हीं कोन सेल्स की वजह से होता है। कौन सी सेल्स हैं रिस्पॉन्सिबल? तो ये हैं कोन सेल्स। ठीक है, और ये प्रकाश के लिए, लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लाइट में जो कलर है उसके विभेदन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अगेन नोट बताना है आपको। इसमें दो भाग होते हैं, जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह मस्तिष्क का काफी छोटा, लगभग 12% भाग होता है। तो कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत है यहाँ पर? तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, किसके बारे में पूछा था? अनुमस्तिष्क के बारे में पूछा था, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इसके 3 भाग होते हैं, ना कि 2 भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्टी अंग का संबंध किससे है? सुनने से, लैक्टिक अम्ल से, देखने से या फिर संतुलन से? कार्टी अंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है सुनने से। ठीक है, किससे है? आपके ईयर से रिलेटेड है, सुनने से होता है इसका संबंध। ऑडिटोरी संबंधित है, ऑडिटोरी किससे संबंधित है? सुनने से, स्वाद से, सूंघने से या फिर देखने से। ऑडिटोरी भी सुनने से ही संबंधित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम को और क्या कहा जाता है? पिन्ना कहते हैं, कंबुकर्णी नली कहते हैं, कर्णपटही झिल्ली कहते हैं या फिर कॉकलिया कहते हैं? चलिए फटाफट से बताएंगे। तो इसका और एक नाम क्या है? इसको कर्णपटही झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ईयर ड्रम यही कहलाती है, या फिर इसी को जो आपकी ईयर की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन है, वही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉकलिया, बी ऑप्शन कर्णपटही झिल्ली, सी ऑप्शन श्रवण नलिका या फिर कर्णपाली जिसको पिन्ना कहते हैं। कौन सा पार्ट है आपके ईयर का जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलने का काम करता है। चलिए बताएंगे, ये काम करता है कॉकलिया वाला पार्ट, कान का कॉकलिया भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? फर्स्ट ऑप्शन हैमर में, बी ऑप्शन कर्णपाली में, सी ऑप्शन श्रवण तंत्रिका में, या फिर कर्णपटही झिल्ली में। चलिए बताएंगे, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, कर्णपटही झिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्न में से किससे संबंधित होता है? ऑल्फैक्टरी आपको अच्छा जब मैं आपको जंतु जगत पढ़ा रही थी, एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी, वहां पर एक टर्म बहुत आता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स डेवलप होती हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा रेप्टाइल्स में, जिनको आप सरीसृप बोलते हो, सांपों में ऑल्फैक्टरी नर्व्स बहुत अधिक डेवलप होती हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? श्रवण के लिए, दृष्टि के लिए, स्पर्श के लिए, या फिर गंध के लिए। तो आपको पता है कि जो सांप होता है वो आप किस वजह से उसको पता चलता है? वो गंध को महसूस करता है और उनमें काफी ज्यादा ऑल्फैक्टरी नर्व्स डेवलप होती हैं, जो कि किससे रिलेटेड होती हैं? ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पेरिकेआर्न, स्वान से डेंड्रॉन कहा जाता है, या फिर सोमा कहा जाता है। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? तो इसको सोमा नाम दिया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। तो आई होप कि ये क्लास आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक को लेके अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।